ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, 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 जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, परवरदिगार ने इस धरती पर इंसान बनाकर भेजे और हर इंसान के भीतर अलग फितरत को भी उसी के साथ सेट किया है। उसी के भीतर फितरत भी कुछ इस तरह से संग्रहित की है कि एक डिवाइस का काम करती है। अगर हम उसे, उस डिवाइस को प्रतिभा कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन हमने देखा है कि ये जो फितरत है, ये जो डिवाइस है, ये जो प्रतिभा है, हर व्यक्ति के भीतर अपना एक अलग वजूद रखती है। और यही प्रतिभा उसे दुनिया से अलग हुनरमंद बनाती है या कुछ ऐसा काम करवाती है जो उस व्यक्ति का अपना होता है। अगर हम देखें तो वैज्ञानिक हैं, साहित्यकार हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं या गायक कलाकार हैं या किसी भी फील्ड में हो, मूर्तिकार हो, पेंटर हो, हर व्यक्ति के भीतर, हर हुनरमंद व्यक्ति के भीतर एक इसी तरह की डिवाइस होती है। और उसी के बल पर वो उस पैशन को विकसित करके एक अलग मुकाम तक पहुंच पाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही प्रतिभावान व्यक्ति हैं जो हमारे जोधपुर के हैं, लेकिन उन्होंने न केवल राजस्थान, न केवल हिंदुस्तान, बल्कि 7 समंदर पार देशों तक अपने हुनर के बल पर अपना नाम रोशन किया है, अपने देश का नाम रोशन किया है। एक ऐसा काम जो कला के क्षेत्र का है, कलाकारों का है, लेकिन कलाकार या कला के क्षेत्र के लोग अपने कार्य को किसी भी तरह संग्रहित करने में असमर्थ होते हैं, चाहे वो तकनीकी कार्य हो या उनके भीतर संग्रहित करने का मादा ना हो। तो इस काम को अंजाम आज विश्व में कुछ इन्हें गिने लोग दे रहे हैं। उनमें से हमारे साथ एक ऐसी प्रतिभा है। उन्होंने न केवल एक शताब्दी से पुराना ग्रामोफोन रिकॉर्ड और ग्रामोफोन रिकॉर्ड के कलाकार हों, चाहे वो गीतकार हों, गायककार हों, संगीतकार हों या फिल्म हो, उससे संबंधित इतने सारे काम किए हैं कि हमारे न केवल विविध भारती जो आकाशवाणी का सबसे बड़ा केंद्र है, और साथ ही जितने भी एफएम केंद्र हैं हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर, श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो आज इस नाम से जाना जाता है, किसी ज़माने में सिलोन रेडियो के नाम से जाना जाता है। सिलोन रेडियो हो चाहे विविध भारती हो, सभी ने उनके संग्रहालय से उसका उपयोग किया है। केवल उपयोग नहीं किया है, बल्कि उनके रेफरेंस के साथ उपयोग किया है। उनका अगर मैं परिचय दूं तो शायद हमारा एक कार्यक्रम कम होगा। तो आज राइजिंग सिटी में हमारे ऐसे ही राइजिंग स्टार हैं, न केवल देश के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। गिरधारी लाल जी विश्वकर्मा हमारे साथ हैं। गिरधारी लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे राइजिंग सिटी में और 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गिरधारी लाल जी, ये एक विशिष्ट काम आपने किया है, इस बारे में हम बात करेंगे,
लेकिन पहले थोड़ा अपना बचपन, अपनी पैदाइश या आपका जो परिवेश रहा है बचपन का, उसके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा परिवेश तो ग्रामीण था। छोटा सा गांव है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, आलमसर जी। तो बचपन सारा वहीं बचा, शुरुआती स्कूल भी वहीं हुई जी जी। और वहाँ पढ़ाई करते करते और खेलते कूदते रेडियो सुनने का भी शौक लग गया था। अच्छा। तो मेरे एक बड़े परम मित्र थे, वो गांव में कुछ 2-4 लोगों के पास ही रेडियो था, तो उनके पास रेडियो था। ये भी एक आपके फेवर में बात है। तो उसको सुनने का शौक लग गया। तो आपको याद है कि आपको आपने रेडियो का ये जो शौक आपको लगा, तो पहला कौन सा ऐसा गीत था जिसने आपको प्रभावित किया और आपको आपकी दिशा बदली? प्रभावित तो ऐसे गीत तो चलते तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि उस समय बहुत छोटे थे तो, और ऐसा ठीक है सब गीत सुनते थे, सब अच्छे लगते थे। तो किसी विशेष के ऊपर मैं ज़्यादा केंद्रित रहा नहीं किसी विशेष कलाकार के, बाद में भी विशेष कलाकार के ऊपर नहीं। तो ये क्या उम्र रही होगी आप जब ये उस वक्त? मैं करीबन 4थी क्लास में पढ़ा। 4थी क्लास में आपने, जैसे बच्चे दूसरे खेल कूद में मस्त हो जाते हैं या और एक्टिविटीज में हो जाते हैं, आपने संगीत को एक श्रोता के रूप में, मैं सिर्फ संगीत नहीं, मैं खेलकूद में भी थे, लेकिन ये आपका विशिष्ट। गिरधारी लाल जी, जब आपको लगा कि मैं इनका संग्रह करूं, ये आभास कब हुआ? ये 11th करने के बाद में, जब मैं जोधपुर आया पहली बार, तब मुझे लगा कि मुझे इन चीज़ों का कलेक्शन करना। यानी 11th के बाद आपने जोधपुर, 11th में जोधपुर से किया था। जोधपुर से किया था। तो यहाँ पे आपने पहला कौन सा ऐसा रिकॉर्ड का, ग्रामोफोन रिकॉर्ड था या रेडियो से, क्योंकि उस समय टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, तो आपने कैसे, आपकी प्रोसेस क्या रही? पहले कैसेट्स हम प्रेफर करते थे, कैसेट चलाते थे, सुनते जो भी अपने पसंद का गाना, वो 2-in-1 आया करते थे रिकॉर्ड प्लेयर। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोगों से पहचान हुई, कुछ ग्रामोफोन की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ा, खासकर रेडियो सैलून से तो कई बार सुनते थे, कई लोगों के इंटरव्यू सुनते थे। तो सबसे पहले आपने ग्रामोफोन रिकॉर्ड से भी पहले कैसेट का कलेक्शन किया, फिर आपने ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरफ मोड़ लिया अपना। गिरधारी लाल जी, ये बहुत सारे प्रश्न इसमें बनते हैं, लेकिन एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का आदमी जब शहर में आता है तो ये एक अलग से ट्रैक बनता है कि बिल्कुल अलग काम है। बिल्कुल ये बात है कि बहुत कम लोग हैं, तो आपको इसी काम की तरफ ही आपका झुकाव कैसे हुआ? क्या ये तो डेफिनेटली कहते हैं, म्यूजिक की तरफ तो मेरा वहाँ से झुकाव हुआ, फिर वह ऐसा हुआ धीरे धीरे बढ़ता रहा, उसको बल मिलता गया जो आगे बढ़ते गए। मुझे घटना याद आ रही गिरधारी लाल जी, मैं भी रेडियो सिलोन का बहुत अच्छा श्रोता रहा हूँ, आज भी हूँ, और विविध भारती का भी श्रोता रहा हूँ। मुझे उस समय बहुत खुशी हुई जब रेडियो सिलोन ने आपका रेफरेंस दिया कि हमारे श्रोता गिरधारी लाल जी विश्वकर्मा ने लता जी का पहला गीत, वो क्या घटना थी और वो आपने प्रेषित कैसे किया, वो क्या प्रक्रिया? वो ऐसे हुई थी, रेडियो सिलोन सुनते सुनते वहाँ कुछ फोन इन प्रोग्राम भी होते थे, तो कई बार फोन लगाते थे। फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके मैंने उनके जो प्रेजेंटर्स थी ज्योति परमार, उनके नंबर हासिल किए। फिर मैंने उनसे बात की, काफ़ी चर्चा हुई गीतों के बारे में, मेरी अक्सर उनसे लंबी लंबी चर्चाएं होती थी। लेकिन हाँ, उनके बिल 100-200 आ जाता था एक बार में जब चर्चा करते थे। तो लेकिन खैर वो जुनून था, तो ज़्यादातर हमारा टॉपिक यही होता था गानों के बारे में और रिकॉर्ड्स के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन। मैं ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं, गूगल में ये हवाला दिया है कि आपका एक आर्काइव्स आपने डेवलप किया और उसमें लता जी का पहला रिकॉर्ड आपने उपलब्ध कराया श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को, सिलोन रेडियो को। लेकिन गिरधारी जी, ये एक बहुत अच्छा काम है। कुछ इसमें मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे आपने जो लता जी का गीत बताया है, पहला गीत, उससे पहले भी मराठी फिल्म में भी एक हिंदी गीत था लता जी का, और ये 2-3 जो चीज़ें वो अलग अलग कॉन्ट्रास्ट। नहीं, एक्चुअली क्या था, लता जी ने पहले मराठी से शुरू किया, 42 में मराठी
से शुरू किया उन्होंने। लेकिन उनका जो पहला रिकॉर्ड था वो रिलीज नहीं हो पाया। नहीं, वो रिकॉर्ड भी हुए थे लेकिन वो मराठी में। मराठी में, हाँ। हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने गाए, लेकिन हमने जो उनको दिया था वो पहला प्लेबैक। अच्छा। जो आपकी सेवा में, हाँ, वो आपकी सेवा में वो 47 का, 47 की, और 42 में लता जी ने रिकॉर्ड तो करवा दिया था, और 43 में उन्होंने मराठी में हिंदी गीत गाया था, ऐसा मराठी गीत, मराठी गाया था। और कई जगह ऐसे संदर्भ आते हैं कि लता जी ने मराठी में हिंदी का गीत गाया। हाँ, वो बाद में, उसके बाद में, वो बाद में। हाँ। वो गीत कौन सा था? वो मराठी का गीत था, नटली चेतली चित्र, उसके स्नेह प्रधान और लता जी दो वॉइसेस, और मराठी था वो प्लेबैक पहला था। और प्लेबैक नहीं था, वो खुद के ऊपर गाया, खुद के ऊपर। अच्छा, वो लता जी शुरू में अभिनेत्री के तौर पे, वो जो मराठी में उन्होंने गाया वो अपने ऊपर फिल्माई। अच्छा, तो लता जी का हिंदी का पहला प्लेबैक कौन सा था? वो प्लेबैक आपकी सेवा। आपकी सेवा, वो क्या गीत है? वो पा लागू कर जोरी ठुमरी है। और इससे जुड़ी हुई एक और बात है, और बहुत बड़ी अच्छी बात है, वो हमारे दर्शक भी बहुत खुश होंगे कि शायद आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि इसे हमारे जोधपुर के बहुत ही महान अभिनेता महिपाल जी ने गीतकार के रूप में, ये क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल सही बात है, ये गीत। और वो पहले गीतकार के रूप में, बिल्कुल गीतकार के रूप में, और फिर वो कई नायक फिल्मों के बने, लेकिन वो कवि तो थे। हाँ, तो उनको पहले गीतकार में काफी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे। अच्छा, तो ये हमारा सौभाग्य है कि वो लता जी का पहला पार्श्व गायन उन्होंने लिखा है हमारे जो। तो जैसे ये दुर्लभ गीत है लता जी का पहला पार्श्व गायन का, आप ऐसे दुर्लभ गीतों का संग्रह का आपका स्रोत क्या रहता है? ज़्यादातर मेरा संपर्क जो रिकॉर्ड कलेक्शन करने वाले हैं दुनिया भर में, उन सब से रहता है। मुख्य से बम्बई हो या इंदौर हो या दिल्ली हो या कहीं भी, तो सारों लोगों से कांटेक्ट रहता है। और इसी कांटेक्ट के चलते चलते कुछ चीज़ें जैसे अपने आप जुड़ती रहती कड़ियाँ। तो मेरा सौभाग्य रहा था, मेरी कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, और मुझे जैसे ऐसी चीजें मिल गई जो मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे मिलेगी। नहीं, पर्सन के अलावा भी तो आपको ये रिकॉर्ड्स कहीं से हासिल होते होंगे, किसी व्यक्ति के घर से। जैसे हाँ, कुछ मेरे मित्र है जो एंटिक का काम है, कबाड़ी जिसको, कबाड़ी, हाँ बिल्कुल। तो वो लोग मेरे संपर्क में रहते थे हमेशा। तो मैं उनसे कहता था जब भी कोई नया आपके पास स्टॉक आए तो मुझे जरूर बताना। तो वो आज भी ये करते हैं कि जब भी कोई नया स्टॉक आता है उनके पास तो पहले मेरे को फ़ोन करते हैं, भाई साहब आके देख लो, अभी आया है नया स्टॉक। तो ये आपकी सेवा में जो लता जी का गीत है, ये गीत सिलोन रेडियो को पहला आपने उपलब्ध कराया, और हमेशा आपके रेफरेंस से ही वो आया। लता जी के बारे में और भी आपसे पूछेंगे अभी इनके रिकॉर्ड्स के बारे में, लेकिन आपके एक बहुत अच्छे मित्र भी हैं और फिल्म इतिहासकार भी हैं, और मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए शिशिर कृष्ण जी शर्मा। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहना चाहेंगे सर गिरधारी लाल जी के बारे में? गिरधारी लाल विश्वकर्मा जी से मेरा परिचय 12-13 साल पुराना है। फिल्म संगीत का उनका ज्ञान और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का संग्रह चमत्कृत कर देने वाला है। एक फिल्म इतिहासकार के तौर पर मुझे जब भी किसी दुर्लभ गीत या उससे जुड़ी जानकारी की जरूरत महसूस हुई तो गिरधारी जी निस्वार्थ भाव से हर बार मदद के लिए आगे आए, और उनकी ये मदद लगातार मेरे मन में उनके प्रति सम्मान को बढ़ाती चली गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि गिरधारी जी के संगीत के इस ज्ञान और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के संग्रह में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, और उसका लाभ हम फिल्म इतिहासकारों और संगीत प्रेमियों को हमेशा इसी तरह मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये फिल्म इतिहासकार जो हैं, उन्होंने आपके इस जुनून से संपर्क करके भी, क्योंकि इतिहास तो एक खोज का विषय है, तभी वो इतिहास में आ पाता है, तो उन्होंने आप जैसे संग्रहकर्ताओं से ही अपना इतिहास लिखा होगा। काफ़ी लोग संपर्क करते हैं जिनको काफ़ी जानकारियाँ नहीं पता हो या उनको जिज्ञासा होती है जानकारियों की, तो
कई सारे सोर्स होते हैं। तो जैसे गिरधारी लाल जी, लता जी का ये जो गीत है, तो विविध भारती पे भी आप ही के संग्रहालय से उपलब्ध नहीं, करवाया? विविध भारती को नहीं दिया था मैंने। हाँ। मैंने रेडियो सिलोन को दिया था। रेडियो सिलोन को। तो पहली बार आपने विविध भारती ने आपके संग्रहालय से लिया या रेडियो सिलोन ने लिया? पहली बार तो रेडियो सिलोन में लिया था, उसके बाद विविध भारती। अच्छा। तो गिरधारी लाल जी, जैसे लता जी के जितने रिकॉर्ड्स हैं वो उनकी संख्या क्या है? क्योंकि कभी कभी ऐसा विषय भी आ जाता है, हालांकि इस विवादित विषय पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि रफ़ी साहब ने भी बाद में क्लेम किया था कि मेरे गीत ज़्यादा हैं। तो एक्चुअली क्या है, ये एक जो स्वभाव चीज़ है, कई जगह आता है, लेकिन कुछ जो शोध करता है वो उनके ऊपर काफ़ी काम किए लोगों ने। लता जी के ऊपर कई लोगों ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। उन सबको यदि देखें तो यही 7,000 के ऊपर कुछ आंकड़ा बनता है लता जी के टोटल की। तो प्लेबैक का या ओवरऑल सब भाषाओं में। हाँ। तो वैसे आप कहना चाहो, कितने भी कहना चाहो, वो बात अलग है, लेकिन अधिकृत रूप से एक अनऑफिशियल, हम आपसे बात कर रहे हैं तो अधिकृत बात यही है कि 7 और 8,000 के बीच के आंकड़ा बनता है। तो जैसे आपने क्या इनका वर्गीकरण भी किया है, जैसे लता जी के खुद के अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अपने ऊपर प्लेबैक किया, या दूसरी जो अभिनेत्रियां उनके लिए लिपसिंग किया है, प्लेबैक दिया है, तो क्या ये भी वर्गीकरण मिलता है? हाँ, जो जैसे लता जी के ऊपर काफ़ी बुक्स है और काफ़ी शोध किए गए लोगों ने, तो इन सब चीज़ों का वर्गीकरण हुआ है। कहाँ क्या लता ने किस संगीतकार के ऊपर क्या कितने गाए हैं, किस संगीतकार किस, तो वो सारा वर्गीकरण और पूरा डिटेलिंग अवेलेबल है आज। और उसमें एक और सब क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जैसे फलाने लता जी ने फला गीतकार के इतने गाए, फला संगीतकार के इतने गाए, फला फिल्मों के लिए इतने, क्या ये भी वर्गीकरण? सारा वर्गीकरण। और आपने इस पे भी काम किया? हाँ, नहीं, मैंने तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने सहयोग दिया जिन लोगों ने मेरे से सहयोग मांगा है। मैंने दिल खोल कर सहयोग दिया, मैंने किसी को निराश नहीं किया। नहीं, पर आपने पहले काम किया होगा जब भी सहयोग दे पाए होंगे ना। अच्छा गिरधारी लाल जी, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक प्रश्न मैं ये करना चाहूँगा कि जो 1 शताब्दी है, आपके बारे में ये लिखा गया है, आपने भी बताया है कि 100 साल पुराने जो कलेक्शंस हैं उनमें आपने काम किया है। तो क्या ये कलेक्शंस 1 शताब्दी से भी पुराना है, उपलब्ध है? वो मैं ऐसे बता रहा हूँ, जैसे भारत में ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनने शुरू हुए थे 1902 में। 1902, ठीक है। तो मेरे पास जो अभी तक मेरे को आप जो आया है रिकॉर्ड पुराना से पुराना, वो 1905 का है, अल्लादी भाई का गाया हुआ है। 1905 का जो उस समय रिकॉर्ड सिंगल साइड बनता है, मतलब एक रिकॉर्ड पे एक ही गाना होता था, एक साइड गाना होता था और एक साइड प्लेन होता था। अच्छा। 1910 के आसपास फिर वो डबल साइडेड रिकॉर्ड बनना शुरू। तो 1902 से पहला बना, तो 1905 से पहले के जो रिकॉर्ड है वो उपलब्ध नहीं है? बिल्कुल नहीं, उपलब्ध होंगे कहीं कहीं। हाँ। मेरे पास जो उपलब्ध है वो मैं बता रहा हूँ। 1905 से हो पाया। आप कोशिश तो करते होंगे? कोशिश तो करते हैं कि कभी कभी मिल जाए, क्या पता क्या 1902 वाला भी मिल जाए। अच्छा गिरधारी लाल जी, जो 1902 या 1905 से आपके पास पहला है, उसका रिकॉर्ड्स का जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स है, इनके मटेरियल पे भी हमने सुना है कि सबसे पहले जो मटेरियल के बारे में थोड़ा बताइए कि किस किस मटेरियल के रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं? इनको शेलेक बोला जाता है, शेलेक। ओके। शेलेक का मतलब शेल मतलब पत्थर, और लेक मतलब लाख। अच्छा। लाख और पत्थर का मिश्रण बनाया जाता है। तो जो पहला रिकॉर्ड है वो भी ऐसे ही बना? इसी मटेरियल से। हाँ। नहीं, हमने तो सुना था कि पहले केवल पत्थर के भी बने थे या और मटेरियल? सिर्फ पत्थर से नहीं बन सकता था, क्यों? लाख के बिना उनकी प्रेसिंग नहीं होती। प्रेसिंग नहीं, तो लाख मिलाना जरूरी होता था। जो ट्यूनिंग जो करते हैं उसको रिकॉर्ड चलाना, तो वो लाख उसको ऊपर 20% मिलाते थे पहले, तो मतलब वो मिलाना जरूरी होता है। तो ये लाख वाला जो मटेरियल है ये कब से हुआ? 1900 यही 4-5 के आसपास शुरू हो गया? हाँ, नहीं, वो वहीं से जहाँ से शुरू हो गया, जहाँ से शुरू हो गया। और ये
जो लाख के हैं, चूंकि ये तो अब तो अब बिल्कुल, उसमें क्या होता था, ये कितने साल चले, क्योंकि अब तो हाँ, बहुत मैं उपलब्ध नहीं होंगे, हाँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ। इसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ हाँ। कि कहाँ से स्टार्ट हुए, कब तक चले। हाँ तो ये 1902 से शुरू हुए। उस समय क्या होता था, रिकॉर्ड की जो मोटाई होती है थोड़ी ज़्यादा होती थी, भारी होती थी, अच्छा। वजन भी काफ़ी होता था। तो धीरे धीरे जैसे तकनीक डेवलप किया है, तो थोड़ा सा उनकी चौड़ाई कम होने लगी और थोड़ा सा वेट में फर्क पड़ा। हालांकि बाद के रिकॉर्ड भी वेट थे काफ़ी अच्छा। उसमें साथ कुछ रिकॉर्डिंग में तकनीक भी फर्क आया। 1930 के आसपास से इलेक्ट्रॉनिक तकनीक की जो आई थी, उससे वो प्रेस होने लगे थे। तो ये फ़र्क पड़ा। और जो पहले सिंगल साइड थे, 1910 के आसपास डबल साइड बनने शुरू हो गए थे, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। तो जैसे ये सिलसिला करीबन 1970 के तक, तो करीबन 70 तक चला है। हाँ, 70 काफी तक चल चला। गया। हाँ। 70 के बाद में कोई फुटकर एक दो फुटकर। रिकॉर्ड तब तक किए, इस तरह बाकी के मेनली 70 तक बंद हो गया था। ये सेलेक्ट बनना बंद हो गए थे। हाँ। देखो, उससे पहले 1965 के आसपास इंडिया में प्लास्टिक वाले शुरू हो गए थे, जिसको अच्छा। LP और EP बोलते थे। हाँ हाँ। वो 1965 में शुरू हुए। 1965। तब ये सेलेक्ट वाले जो हैं वो इन्हें गिने आते होंगे, और प्लास्टिक के ज़्यादा प्लास्टिक फिर जैसे LP और EP बोला हाँ, जाता वो ज़्यादा आने लगे। तो जैसे आपने चूंकि लता जी पे भी इतना काम किया है, तो क्या लता जी के परिवार ने भी आपसे संपर्क किया? उनके पास एक खबर जरूर गई होगी कि नहीं, संपर्क हुआ था, एक दो बार बात भी हुई थी फोन पे मेरी उनसे। लता जी खुद से बात खुद से भी हुई थी एक बार बात। अरे वाह। तो मैंने कुछ CDs भी भेजी थी। हाँ हाँ तो अक्सर वो उषा मंगेशकर जी से हाँ, बात। वो ही करवाती। हाँ। हाँ। तो ऐसा नहीं, अच्छा था। और बहुत सरल थी दीदी। हाँ। क्योंकि मेरा भी सौभाग्य दीदी से मिलने का हुआ एक बार। बिल्कुल। तो बहुत सरल व्यक्तित्व हैं वो। तो ये जो रिकॉर्ड्स आपने उनको बताया कि आपके मार्केट में या इस इंडस्ट्री में इतने रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, क्या इस आंकड़े पे भी, इस विषय पे भी बात है? इस विषय पे नहीं, क्योंकि हाँ। मेरे से भी कई सीनियर कलेक्शन हाँ, रखने वाले थे। हाँ। कई लता के भक्त थे, मैं ज़्यादा मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, हाँ। इंदौर के सुमन चौरसिया, वो उन्होंने लता मंगेशकर के नाम के ऊपर संग्रहालय बनाया है। अच्छा। हाँ हाँ। लता मंगेशकर ग्रामोफोन संग्रहालय। वाह, क्या बात है। तो लता जी का बहुत बड़े भक्त हैं वो, हाँ। बहुत बड़े भक्त हैं। वाह। हम तो फिर कुछ नहीं, लेकिन वो बहुत बड़े भक्त हैं लता जी के। और उन्होंने तो लता जी के वहाँ आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आपके एक और मित्र जुड़ गए हैं, पवन झा साहब, जयपुर से, फिल्म इतिहासकार और समीक्षक भी हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारे गिरधारी लाल जी इतना अमेजिंग काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? गिरधारी भाई की संगीत यात्रा को, संगीत के प्रति उनके जुनून को और कमिटमेंट को पिछले 20 सालों में मुझे काफ़ी करीब से देखने का सौभाग्य मिला। और निश्चित रूप से उनका जो काम है, न सिर्फ राजस्थानी संस्कृति को बचाने की, उस धरोहर को जो खासकर संगीत में हमारी जो एक विरासत है, जो बरसों की विरासत है, ना सिर्फ उसको बचाने की, बल्कि भारतीय संगीत और भारतीय संगीत के इतिहास में भी उनका जो काम है एक आर्काइवर की तरह से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे दौर के एक बेहद महत्वपूर्ण आर्काइवर हैं गिरधारी भाई। और जिस तरह से उन्होंने हमारे संगीत को बचा के रखा है, लेकिन राजस्थानी संगीत को जिस तरह से बचाने में गिरधारी भाई का योगदान है, उनके जैसा मुझे कोई और नज़र नहीं आता। खासकर संगीत को रिकॉर्ड्स के रूप के, रिकॉर्डिंग्स के माध्यम में बचाए रखने में, और उसके बाद उसके डिजिटाइजेशन और शेयर करने का जो उनका, कि वो बाकी लोगों तक पहुंच सके, वो बहुत बड़ा काम है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, गिरधारी लाल जी, मटेरियल और ये सब, और इसके अलावा भी आपने जो उस ज़माने के पोस्टर हुआ करते थे, फिल्म मैगजीन हुआ करती थी जिसमें ये सब जानकारियाँ भी आती थी, तो ये भी कलेक्शन आपने काफ़ी किया है? कुछ किया था, मैगजीन का करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, मैंने कम रिकॉर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान। रिकॉर्ड पे मेरा ध्यान ज़्यादा। आपके पास, आपके संग्रहालय में इन मटेरियल्स के अलग अलग कितने हैं? जैसे प्लास्टिक वाले
उससे पहले सैरलेक वाले। तो इसमें जैसे पहला शले का आता था, हाँ उसके बाद प्लास्टिक आता है, फिर कुछ विशेष ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जो गत्ते के बनते, कागज के। अच्छा अच्छा। वो भी रिकॉर्ड मेरे पास है। अच्छा। और कुछ एकदम जो प्लास्टिक तो नहीं कहते थे, जैसे बिल्कुल लो जो फ्लेक्सिबल होते थे, जिसको अपने मोड़ सकते हैं, जिनके में डाल सकते हैं, लुगदी बनाते हैं, जिससे मटेरियल से लुगदी बनती है। प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक ही होता है, जैसा प्लास्टिक पेपर अपना जो बारीक प्लास्टिक होता है, बारीक प्लास्टिक, उस तरह का भी बनते हैं। हाँ। तो वो उनका भी है मेरे पास। तो गिरधारी लाल जी, ये जो रिकॉर्ड्स हैं तो आपके पास किस फॉर्म्स में अभी क्या ग्रामोफोन रिकॉर्ड फॉर्म में है या अलग अलग फॉर्म्स के भी है, और आपने उनका आधुनिकीकरण भी सुना है कि आप डिजिटलाइजेशन भी कर रहे हैं उनका? जी, मैं सारा कंप्यूटराइजेशन कर रहा हूँ उनका, सारा पूरा फाइलिंग, और पुराना वो भी उपलब्ध है आपके पास? ताकि वो है, लेकिन जो भी मेरे पास आता है, पहला मेरा काम होता है कि उसको डिजिटाइज करना। जब भी रिकॉर्ड नया आता है तो पहले काम है उसको डिजिटाइज। नहीं तो कल को उनका मटेरियल डल हो जाए या टूटने का बहुत डर रहता है। हमारे यहाँ बहुत सारे टूटे, तो घर पे भी आपकी एक सीमा होगी, घर वाले भी कहते होंगे ये क्या कर रहे हो, कुछ शुरू में क्या होगा, वापस निकाल देता हूँ, फिर दूसरे लाता हूँ। हाँ, अच्छा, ऐसे आप निकाल देते हैं। तो इनको जो प्ले हम करते थे, अब तो बहुत आधुनिक स्टीरियोफोनिक चीज़ें आ गई हैं। शुरू में आप इन रिकॉर्ड्स को प्ले किस में करते थे, और वो क्या उसका स्रोत क्या था? नहीं, वो जो प्लेयर आते हैं, टर्न टेबल थी, और जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड है, हाँ, वो एक्चुअली एक सबसे पहला पुराना जो वो बॉम्बू वाला आता था, लेकिन उसमें कुछ समस्या ये होती थी, हमारे लिए वो ज़्यादा काम का इसलिए नहीं रहता था, वो सिर्फ शो के हिसाब से रखते थे, और उसमें जो क्वालिटी नहीं आ पाती होगी, वो जो हमारी रिकॉर्डिंग क्वालिटी नहीं आती है, जो यदि हम जैसे रिकॉर्ड करना चाहें तो वो उसमें नहीं आता है। तो उसके लिए थोड़ा हमारे को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ अच्छी जैसे लगाने पड़ते हैं बीच में कुछ। तो डिजिटलाइजेशन में भी गिरधारी जी कुछ सीमा होती होगी उसके कलेक्शन की, कि इतने आवर्स का इसमें किया जा सकता है, तो वो भी आपको वो लिमिटेड होती नहीं, क्योंकि आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क डाल दो, हार्ड डिस्क हजारों आवर्स की हो जाती है, जीबी की आप डाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। तो अभी भी आपसे संपर्क साधते हैं ये विविध भारती है या सिलोन वाले हैं? हाँ, कई बार होता है, टच में रहते हैं, सारा टच में रहते हैं, तो वहाँ आप अधिकृत रूप से? हाँ, नहीं, टच में रहते हैं, कभी कोई पूछ लेते हैं कुछ। रफ़ी साहब के बारे में जानना चाहेंगे कि रफ़ी साहब के भी पहले गीत के बारे में भी काफ़ी अलग अलग कहावतें हैं, कथन है। मैं उसको कन्फ्यूजन तो नहीं कहूँगा कि अधिकतर उनका वो शायद पंजाबी वाला गुलबलोच का ही है, वो पंजाबी गीत है। रफ़ी साहब का पहला हिंदी गीत कौन सा आया था प्लेबैक के? पहले ऐसा था, जैसे जो गांव की गोरी थी 1945 की फिल्म, उन्होंने उसमें जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था वो एक्चुअली पहले रिकॉर्ड किया था, और पहले गुलबलोच से भी पहले कर दिया? नहीं, गुलबलोच से बाद में, गुलबलोच तो पंजाबी वो तो पहले था। लेकिन उसके बाद नौशाद ने उनके लिए वो पहले आपने जो गाया था, तो नौशाद ने जो उनको गाया था गाना, वो एक्चुअली वो फिल्म पहले आ गई। अच्छा, वो गांव की गोरी एक साल बाद में, मतलब 1945 में आई, और वो 1944। अच्छा, वो बना वो पहले था, और रिकॉर्ड पहले वो बना, और रिलीज वो पहले होगी? हाँ, फिल्म रिलीज पहले होगी, और उस जो वो कौन सी फिल्म थी? नौशाद की। हाँ, वो गांव की गोरी अलग है? गांव की गोरी श्याम सुंदर का। तो उनका जो पहले आपका रिकॉर्ड बना था, लेकिन गांव की गोरी में जो गाना था उनका रिकॉर्ड नहीं बना था, वो सिर्फ फिल्म में था। अच्छा, रिकॉर्ड आज तक नहीं रिलीज हुआ? रिकॉर्ड रिलीज हुआ, लेकिन किसी दूसरे की आवाज़ आपके पास है? वो गांव की गोरी का? हाँ, वो रिकॉर्ड है, लेकिन वो रिकॉर्ड रफ़ी साहब की आवाज़ उसमें नहीं है। अच्छा, फिल्म में आप अपन गाना देखते हैं तो वो रफ़ी और जीएम दुर्रानी दोनों का है, वो डुएट सॉन्ग गाते हैं, और उपलब्ध केवल जीएम दुर्रानी का होगा? नहीं, वो जीएम दुर्रानी भी नहीं। अच्छा, वो जो रिकॉर्ड है, जिसका रिकॉर्ड बना था, वो उसमें न तो जीएम दुर्रानी है न रफ़ी है। तो ये तो कुछ एक तरह से
कोई इंटेंशनली नहीं होगा या कुछ हो गया होगा? वो जिस समय की जो HMV के लिए जो रिकॉर्डिंग हो रही थी उस समय ये आईने उपलब्ध नहीं थे, न GM दुर्रानी पहुंच पाए थे नहीं, और उनका स्टूडियो बुक था। अच्छा। तो संगीतकार ने आउटडोर में करा लिया होगा? नहीं, किसी दूसरे कलाकार जो था उनको से करवा दिया। हाँ, वो स्केचिंग आर्टिस्ट होते हैं हाँ, जो नहीं, वो गा लेते हैं, फिर ओरिजिनल बाद में आके गाते हैं। नहीं, वो भी, लेकिन उनका वो ही रहा। अच्छा, तो रफ़ी साहब के कितने कलेक्शन अब तक हुए हैं, रिकॉर्ड कितने हैं, मतलब ओवरऑल? जैसे लता जी के आप 7 से 8 के बीच में बता रहे हैं, रफ़ी तो साहब जैसे भी जिस तरह से लता के ऊपर बहुत काम हुआ, इसी तरह मोहम्मद रफ़ी के ऊपर भी बहुत काम हुआ, बहुत लोगों ने किया, कई लोग बड़े ज़बरदस्त फैन हैं रफ़ी साहब के। बिल्कुल है, बिल्कुल। और दुनिया भर में उनके फ़ैन हैं जी, और बिल्कुल। कई किताबें रफ़ी साहब के ऊपर लिखी गई है। दीवाने हैं, फैन तो क्या कहे, रफ़ी साहब के दीवाने हैं। और उन सबका जो जिससे डाटा तो वो 6 से 7 के बीच में ही आता है। अच्छा। और हमारे एक मित्र कोई 100-200 ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऊपर भी ऐसा हो सकते हैं। अमेरिका में एक हमारे मित्र सुरजीत सिंह, अच्छा, तो उन्होंने बाकायदा जो बुक्स वगैरह जो भी गाने थे उनकी सारी लिस्टिंग दी है, और उन्होंने ये घोषणा की है भाई इस लिस्टिंग के अनुसार इसके अलावा कोई गाना, एक भी गाना बताएगा तो उसको $10। अच्छा, वाह, तो हुआ ऐसा? बताया कुछ गाने आए हैं उसके बाद में, तो उन्होंने इनाम भी दिया। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने ये इसलिए किया है ताकि लोग ये अफवाह नहीं बढ़ाएंगे इतने हैं याद में, इतने हैं तो आप बताओ। अच्छा, पर बहुत अधिकृत रूप से ट्रैक अलग अपनाए उन्होंने यही अलग लगा, आप प्रूव करो, आप उसका इनाम लो। तो जैसे लता जी से आपकी बात हुई, क्या रफ़ी साहब से भी कभी बात हो पाई आपकी? उनके जैसे बेटे हैं या परिवार कोई परिचय संपर्क नहीं? तो जैसे आपने सिंगर्स पे भी काम किया है, चलो रफ़ी साहब के हिंदी गीत कितने हैं, दूसरी भाषाओं के कितने हैं? दूसरी भाषाओं और हिंदी के कुछ 5,000 से कुछ ऊपर हैं। हाँ, टोटल 6 के ऊपर हैं। जैसे उन्होंने राजस्थानी में भी कुछ गीत गाए, राजस्थानी का अपना वो धरती ज़रों की, और राजस्थानी की राजस्थानी फिल्म में गाया था उन्होंने। ये पहली फिल्म शायद राजस्थानी की नजराना है, नजराना थे वो 1942 की। तो उसमें रफ़ी साहब ने गाया था? नजराना में नहीं, नजराना ना कोई गाना अवेलेबल भी नहीं। तो बाबो सारी लाडली, 61 नजराने के बाद दूसरी फिल्म वही थी, बाबो सारी लाडली। उसमें उनका गीत कोई राजस्थानी, हम आज भी सुनते हैं, बहुत प्यारा गीत। कोई राजस्थानी फिल्म बनी ही नहीं, अच्छा, मतलब 42 से लेकर 61 तक बीच में कोई फिल्म नहीं बनी राजस्थानी। हाँ, नहीं, वो थोड़ा सा यहाँ संशय में रहे लोग, बाहर हिंदी फिल्मों में तो किया उन्होंने, पर राजस्थानी फिल्में थोड़ा। तो रफ़ी साहब ने भी करीब 5-6 हज़ार के बीच गाए होंगे हिंदी फिल्मों में। इसके अलावा राजस्थानी में कुछ गीत, अच्छे गीत उपलब्ध हैं उनके गाए हुए, रफ़ी साहब की जो कशिश है। वो गिटारी जी, एक रफ़ी साहब ने अंग्रेजी वर्जन का भी गीत गाया था। हाँ जी, वो 2 गीत रिकॉर्ड हुए थे। हाँ हाँ, तो शंकर जैक्सन का गीत था उसमें। हाँ हाँ, और रफ़ी साहब ने गाए थे उनको गीतों को, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने इंग्लिश वर्जन लिखा था। और वो गीत कौन सा था? एक तो बाहरों फूल बरसा होता। अच्छा, और दूसरा हम काले हैं तो क्या। चलिए, बाहरों फूल बरसाओ हमारे पास उपलब्ध है, आपने उसको रिकॉर्ड संग्रह किया है, तो हम सुना देते हैं अपने दर्शकों को। Although we hail from different lands, we share one earth and sky and sun. Remember, friends, the world is one. Although we hail from different lands, we share one earth and sky and sun. Remember, friends, the world is one. We want all enmity to cease, for we want peace. We
we all want peace. We want no hate, we want no strife, since we were born for love and life. Come, let us start while joining hands. We shall not rest till wars are done. Remember, friends, the world is one. Although we hail from different lands, we share one earth and sky and sun. Remember, friends, the world is one. We have met here to dream and build. We want our dreams to be fulfilled. We have come here to dream and plan a world of joy and hope for man. A world his dignity demands, a world that we shall see begun. Remember, friends, the world is one. Although we hail from different lands, we share one earth and sky and sun. Remember, friends, the world is one. गिरधारी जी, रफ़ी साहब ने अपनी बेटी फातिमा की विदाई पर हसरत जयपुरी साहब से एक गीत लिखवाया था। वो घटना क्या है? वो उन लोगों ने ही जो जोर दिया था, इन्होंने शंकर जैक्सन जासूस साहब ने, कि आप सबके लिए एक अपनी बेटी के लिए भी एक विदाई गीत जरूर गाओ। उन्होंने उनके ज़्यादा जोर देने पर ही रफ़ी साहब राजी हुए थे गाने। वो उपलब्ध है क्या गीत? हाँ, वो सब जगह उपलब्ध है। आपके पास भी? हाँ, चलो वो फिर कभी हम सुनवाएंगे। आ गया है कभी। हमारे साथ एक गजेंद्र खन्ना जी हैं जो बेंगलुरु से जुड़ गए हैं और वो भी फिल्म इतिहासकार और बहुत अच्छे संग्राहक हैं। खन्ना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे? गिरधारी लाल जी के साथ मेरी मित्रता 1.5 दशक से भी ज़्यादा की है। इनका शौक़ हम में से बहुत सारे लोगों की तरह बचपन में रेडियो सुनने से शुरू हुआ, लेकिन इस शौक़ को वे जिस तरीके से जुनून की हद तक ले गए हैं वह काबिल तारीफ़ है। रेडियो शिलोन जैसे चैनलों पर दुर्लभ गीत सुनना इनको इतना भाया कि स्वाभाविक रूप से इनका रुझान ग्रामोफोन संगीत की तरफ होने लगा। अपने संगीत सफ़र में ग्रामोफोन संगीत के प्रति दीवानगी इनकी ऐसी है कि 100 साल से भी पुराने रिकॉर्ड जो शायद कई हवेलियों में कैद थे, उसे इन्होंने खोजा और इस अनमोल विरासत को संजोने का कार्य इन्होंने किया है। ये एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। खोए गंधर्वों को खोजने का जो ये महान कार्य कर रहे हैं गिरधारी लाल जी, वह कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साधनों को इन्होंने कभी अपनी साधना में आड़े नहीं आने दिया और आज कई भूले बिसरे कलाकारों के गीतों का जो संग्रह इन्होंने किया है, उसके लिए कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं। इस शौक के लिए उन्होंने कंप्यूटर चलाने को भी पूरे एक एक्सपर्ट बन गए। मुझे याद है कि कैसे शुरुआती दिनों में ये कैसेटों में ग्रामोफोन रिकॉर्ड से गीत रिकॉर्ड कर लेते थे और धनराशि कम होने के कारण उन्हें बेचकर नए रिकॉर्ड खरीदकर प्रक्रियाएं चलाते रहते थे। इस तरह इन्होंने ऐसे ऐसे दुर्लभ मोती ढूंढ निकाले जिसकी कल्पना करना भी एक सामान्य श्रोता के लिए लगभग असंभव है। मेरी प्रार्थना है कि परमात्मा इन्हें बहुत शक्ति, सामर्थ्य, लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दे ताकि उनका संग्रह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। थैंक यू सर, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और गिरधारी जी जैसे हमारे विश्व स्तरीय ये भी काम कर रहे हैं, उनको आपने जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गिरधारी जी, चूँकि अब एक सवाल, हिंदी फिल्मों से बहुत आपने काम भी किया है, बहुत सारे
सिंगर्स पे भी आपने काम किया है, और मैं समझता हूँ कि अगर हम पूरी बात करेंगे तो हमारे लिए 3-4 एपिसोड भी कब होंगे आपके, क्योंकि आपके पास इतना मटेरियल है, इतना काम आपने किया है। बस एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि अलग अलग जैसे सिंगर्स के साथ साथ आपने संगीतकारों पे किया है आपने, जैसे श्याम सुंदर जी का भी एक कलेक्शन आपने मेरे पास भिजवाया था, और इस तरह अलग से अलग किया संगीतकारों में, बहुत सारे संगीतकारों का। मसलन पुराने तो सारे करीब कर दिए मैंने। अच्छा उसने लाल भगत राम का भी एक, गुलाम हैदर, कैप्टन प्रकाश, अच्छा वाह, ये रवि है, खयाम है, जयदेव है, इन सब का मैंने पूरा डाटा तैयार किया। हमारे जोधपुर से भी कुछ सिंगर या इस तरह के कलाकार हुए या संगीतकार हुए? हाँ, जोधपुर से संगीतकार तो सबसे पहले 1931 में ही आ गए। पंडित शिवराम? नहीं, कोई और थे? ब्रिजलाल वर्मा। हाँ, आप आपने सोशल मीडिया पे उनके बारे में दिया है। ब्रिजलाल वर्मा पहले फर्स्ट ईयर से, मतलब उनके 31 में पहले दूसरी फिल्म उनकी थी। हालांकि वो जो उनकी फिल्म थी वो बनना तो पहले शुरू हो गई थी आलम आरा से। अच्छा, हाँ, आलम शाह आरा से बनना पहले शुरू हो गई। तो पहली बोलते फिल्म थी वो आलम आरा रिलीज पहले होगी, और उन्होंने काम पहले किया। देखिए हमारा जोधपुर भी कितना जुड़ा हुआ है, ये हमारे जोधपुर वाले कल्पना नहीं कर सकते आपने क्या क्या निकाला है। और ये कब आए थे पंडित शिवराम? पंडित शिवराम 1953 में मुंबई चले, 52 में चले गए थे। उन्होंने बहुत धार्मिक फिल्मों में लता जी और सबके साथ बहुत काम किया उन्होंने। और एक अपने बहुत अच्छी गुणी संगीतकार थे पंडित मोतीराम व्यास। अच्छा, उन्होंने फिल्मों में भी किया? 2 फिल्में की, लेकिन बहुत अच्छा म्यूजिक दिया। अच्छा, वो याद है कौन सी फिल्म? लचक और इनाम, हिंदी फिल्म। वाह, क्या बात है। लचक तो रिलीज हुई थी 1951 की थी। हाँ। और एक तो जो अनरिलीज रह गई थी, उसमें आसाफ के बहुत अच्छे गाने, बहुत प्यारे प्यारे गाने। अच्छा, और आप वैसे भी आपने जैसे गीतकार या और किसी कलाकार पे कम किया होगा, या जैसे गीतकारों पर मैंने जोड़ा कम फोकस किया, लेकिन मैंने ज्यादातर संगीतकार और गायक कलाकारों पे, और उनके साथ फिल्म तो ऑटोमेटिक जुड़ती गई। चलिए गिरधारी जी, ये तो विषय हरि अनंत हरि कथा अनंता वाला है। अब आपने कुछ काम जो है वो राजस्थानी रिकॉर्ड्स पे भी किया है, राजस्थानी फिल्मों को लेके भी किया है, गैर फिल्मी गीतों पे भी किया है, राजस्थानी लोक कलाकारों पे भी किया है, उनके बारे में हम जानना जी। मैंने राजस्थान तो पहली मेरी पसंद है, तो मैंने बहुत काम किया राजस्थानी फिल्मों रिकॉर्ड्स के बारे में और नॉन फिल्म सब तरह से। हाँ। तो राजस्थानी में कोई भी जो रिकॉर्ड के ऊपर जो गाने आए हैं, हाँ, उनमें से सबसे पहला जो काम किया था वो 1906 में आया था। अच्छा, उसमें जर्मनी कंपनी थी, जर्मनी कंपनी ने रिकॉर्ड करने वाली, रिकॉर्ड बने भी जर्मनी में थे, जहाँ नहीं। अच्छा, क्या बात। रिकॉर्ड जर्मनी में बने थे, कंपनी जर्मनी की थी। बहुत शानदार आपने। उन्होंने बॉम्बे में आकर कुछ रिकॉर्डिंग करके गए थे वो लोग, और उसमें राजस्थानी कलाकार जुड़े, लोक कलाकार, शुरता नाम के कलाकार थे, रामगढ़ के। उन्होंने कुछ गाने गाए थे जो उनके रिकॉर्ड पहली बार बने थे 1906 के। उपलब्ध है अभी, वो अपने आपके संग्रहालय में उपलब्ध है। और उसके बाद में 1910 में HMV ने, जब HMV यहाँ 1910 में HMV की एंट्री हो गई, सेटल हो गई थी यहाँ कलकत्ता में, तो उन लोगों ने क्या करते थे, वो अब अलग अलग जगह अपने इंजीनियर टीम जाती थी उनकी, वहाँ जाके रिकॉर्ड करके आते थे। अच्छा, पहले कंपनी जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड कंपनी थी वो खुद जाके खोजती थी कि कैसे कलाकारों को खोज, मतलब ये भी एक कितना बड़ा काम था कि कलाकारों खुद को संघर्ष नहीं करना। वो लोग जब राजस्थान आए थे तो अपने यहाँ राजपूताना, झालरापाटन राजपूताना जिसको झालावाड़ अपन कहते हैं, उनके महाराजा के वहाँ कुछ कलाकार थे, उनको रिकॉर्ड किया। अरे वाह। तो उसमें एक राज दुलारी करके सिंगर थी। अच्छा। वहाँ जो
उनके महाराजा की जो है, जबकि सूचनाओं के स्रोत भी इतने कम थे, संसाधन कम थे, उसके बावजूद उन्होंने खोज करी। उन्होंने खोज की और उनमें कुछ सारंगी वादक भी थे, कुछ अच्छा। और वादक, उनके भी रिकॉर्ड बने थे। हाँ। और उस सिंगर के भी रिकॉर्ड बने। अरे 1910 में पहली बार राजस्थानी को भारत में रिकॉर्ड हुई। राजस्थानी गीतों को भारत में पहली बार रिकॉर्डिंग 1910 में हुई थी। वो झालरा पाटन के दरबार के गायक थे। लोक गायक तो हमारे यहाँ बहुत है। और वो राज दुलारी का गीत आप भी सुनिए। अच्छा, वो बहुत अच्छा गाया है। मतलब हमारे दर्शकों को आप सुना रहे हैं राज दुलारी का गीत। चलिए सुन लीजिए। वाह, बहुत प्यारा गीत आपने सुनवाया। और इसी बात पे हम हमारे जोधपुर के एक संगीतज्ञ हैं, गुणी संगीतज्ञ हैं और बहुत समर्पित संगीतज्ञ हैं, पंडित सतीश बोहरा जी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गिरधारी जी, विश्वकर्मा जी, इनके बारे में क्या कहें। ये एक ऐसे कलाकार हैं, इनकी कला के बारे में हम जितना भी कहें वो कम है। आज जहाँ संस्कृति ऊंचाइयों की ओर बढ़ती जा रही है, लेकिन संस्कृति में एक सांस्कृतिक धरोहर, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे भारतीय संगीत की, उस संगीत की जिसमें कई प्रयोग हुए, कई नए आयाम छुए। उन सभी को जब से वो प्रारंभ हुए हैं, आप अपने लाइब्रेरी में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में संजोए रखे हैं। जी हाँ, मस्तिष्क इसलिए बोला कि आप जब भी पूछेंगे तो ये तुरंत जवाब देंगे कौन से सन में कौन सा गाना रिकॉर्ड हुआ था और कब प्रारंभ हुआ था रिकॉर्ड होना। तो ये एक विलक्षणता इनके अंदर जो है, ये इनको
इतना महान बनाती है, उसके बावजूद भी आप इतने निर्मल हृदय हैं, इतने सरल हैं, इतने गहरे हैं और इतने मृदुभाषी हैं कि मैं इनके बारे में क्या कहूँ। मैं जब भी इनसे मिलता हूँ तो मुझे इतना सुकून मिलता है कि एक ऐसी शख्सियत से मिल रहा हूँ मैं, जो भारत ही नहीं, मैं यहाँ तक बोलने के लिए भी तैयार हूँ कि पूरे विश्व में ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने एक ऐसा बीड़ा उठाया कि आने वाली संस्कृति जितनी भी आयाम परिवर्तन में लाएगी, उन सब में ये एक ऐसी धरोहर छोड़ रहे हैं, ऐसी धरोहर संग्रहित कर रहे हैं जिसे वो देख करके, सुन करके और आनंद ले सकती है कि प्रारंभ रिकॉर्डिंग का कैसे हुआ और आज इस रिकॉर्डिंग में कितने नए आयाम आ गए हैं। ये विश्वकर्मा जी का जो संग्रह है ये विश्व धरोहर बनने जा रहा है। तो मैं इनके इस कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और भगवान इनको इतनी शक्ति दे कि ये और भी अधिक संग्रह इसमें करें। जी सर, थैंक यू सतीश जी, थैंक यू। तो अब जैसे आपने हिंदी में किया काम, राजस्थानी के बारे में थोड़ा और बताइए। हाँ, राजस्थानी जैसे अब मैंने 10 में तो शुरू हो गया था वो बनना। हाँ। उसके बाद में HME ने कुछ और कलाकारों के, कुछ उदयपुर के कलाकार, कुछ अजमेर के कलाकार, कुछ और जगह के कलाकारों को, और जोधपुर के भी, जोधपुर के तो आए। उसके बाद में क्या हुआ कि 1934 में अपने जोधपुर में एक रिकॉर्ड कंपनी शुरू हुई थी। अच्छा। मारवाड़ी रिकॉर्ड्स के नाम से दुर्गा सिंह जी। हाँ हाँ, हमने भी सुना है बचपन में नाम। तो दुर्गा सिंह जी गहलोत ने 1934 में ये वो कंपनी खड़ी की। हमारे यहाँ सोस्ती गेट पे उनका पूरा शोरूम था और वो उन्होंने मारवाड़ी गीतों को जितना बड़ा बढ़ावा उन्होंने दिया है उतना शायद किसी ने नहीं दिया। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इस कंपनी ने ही निकाले हैं। कितने अंदाजन आप समझ लो, उस समय इन्होंने करीबन 500-600 रिकॉर्ड उस समय निकाल दिए थे। अच्छा, और ये खुद रिकॉर्ड करते थे? रिकॉर्ड करके और उसका मटेरियल भी तैयार करवा के लाते थे कलकत्ता से, और उसका मार्केट का सेल भी वो खुद संभालते। वाह, क्या बात। उनका जयपुर में एक शोरूम था और जोधपुर में। तो उस परिवार के अभी सदस्य मौजूद हैं? परिवार के सदस्य अभी कोई मौजूद नहीं। उनके बेटे रामेश्वर थे। हाँ। रामेश्वर जी ने एक गोद ले लिया था एक। तो वो जो जिन्होंने रामेश्वर जी ने जिनको गोद लिया था वो भी अभी नहीं बचे। अच्छा। तो मतलब अब उनका परिवार का कोई बचा नहीं है। वो युग भी अब थोड़ा सा वो अलग बढ़ गया है। सब मॉडर्नाइजेशन ज्यादा हो गया है। तो वो वाकई में जो उन्होंने राजस्थानी संगीत की जो सेवा की है, जिस तरह का उपलब्ध कराया था, मेरे ख्याल से और ऐसा कोई नहीं है जो जिसने राजस्थानी के लिए इतना काम किया। और जितने मारवाड़ी रिकॉर्ड कंपनी ने जितने रिकॉर्ड निकाले हैं उतना किसी ने नहीं निकाला। ये एक हमारा सौभाग्य है। ये जोधपुर की ये एक बहुत बड़ी, मैं तो इनको एक बहुत बड़ी मानता हूँ। नहीं, वो वाकई ये तो बहुत ऐसा दुर्लभ काम है और कठिन काम है, संघर्ष से। आज हम सुन पा रहे हैं तो उनकी वजह से सुन पा रहे हैं। उन कलाकारों को, उन कलाकारों को आज जब हम सुन पा रहे हैं तो सिर्फ उनकी वजह से सुन पा रहे हैं। मांड के एक बहुत बड़े कलाकार थे जोधपुर के, उनको यदि उन्होंने 34 में रिकॉर्ड किया था, वो रिकॉर्डिंग आज सुन रहे हैं तो हम सिर्फ उनकी वजह से सुन रहे हैं। अच्छा, आपके पास भी उपलब्ध है? वो भी कौन थे? वो बहुत सारे, उनकी पहली सीरीज भी। कौन थे मांड के? वो थे अपने, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा शिल्प हो गया। हाँ, नहीं हो जाता। आपने इतने हजारों काम किए हैं। तो उस समय से जिस तरह से उन्होंने किया, उसके बाद में उन्होंने उन जो पत्थर के रिकॉर्डों का जब टाइम बीत रहा था 70 के बाद में, तो उन्होंने फिर उनको प्लास्टिक के रिकॉर्डों पर भी उन गीतों को कराया था। क्या बात है। और एक बात मैं और यहाँ जोड़ना चाह रहा हूँ बीच में, कि हिंदी फिल्मों में राजस्थानी का, प्योर राजस्थानी का जो गीत वो पहली बार 1934 में आ गया था। अच्छा, और हिंदी फिल्मों में आया? हिंदी फिल्म में आया। बाला जोगन फिल्म थी। अच्छा। 1934 की। उसमें बिछुड़ा गीत आया। अरे वाह, क्या बात है। तो पूरा प्योर लोकगीत, प्योर टॉन बिछुड़ा गीत
अच्छा बारूद राव पहलवान थे, उनकी नायक थे, उस समय नायक ही गाते थे जो अच्छा, कलाकार। उन्होंने खुद गाया? उन्होंने खुद गाया था। वाह, वो रिकॉर्ड भी अभी आप सुनाएंगे दर्शकों को। अच्छा, वाह वाह वाह, ये सौभाग्य है। लहरदार बीचुडो नैना रो बीचुडो घन सागर मारो बीचुडो। आंगलड़ी सरडावे पूछो भाटे सा आली जा। आंगलड़ी सरडावे पूछो भाटे सा आली जाए। लहरदार बीचुडो नैना रो बीचुडो घन सागर मारो बीच। बिछुड़ो नैना पर बिछुड़ो लड़ियो सा आली जा। बिछुड़ो नैना पर बिछुड़ो लड़ियो सा आली जाए। लहरदार बिछुड़ो नैना रो बिछुड़ो घन सागर मारो बिछुड़ो। बम्बई जाबो तो मोटर लाजो सा आली जा। बम्बई जाबो तो मोटर लाजो सा आली जाए। लहरदार बीचुडो नैना रो बीचुडो घन सागर मारो बीचुडो। बिछुड़ेरी आली हर चाली सा आली जाए। लहरदार बिछुड़ो नैना रो बिछुड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और बात के समापन की तरफ पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जोधपुर के गीतकार है दिलीप केसानी जी। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गिरधारी लाल जी विश्वकर्मा जोधपुर और संगीत जगत के लिए काफ़ी बड़ा नाम है। उनका पहचान, उनका काम और उनकी खुशबू जोधपुर और जोधपुर से आगे राजस्थान और वहाँ से भी आगे पूरे विश्व तक पहुँच चुकी है। उनके पास जो गीतों की कलेक्शंस है, जहाँ तक मुझे पता है, लगभग 125 या 150 साल पुरानी है। और उनके पास जो गीतों की इतनी बेशकीमती कलेक्शंस हैं कि यूँ कहा जाए कि संगीतकार खुद के पास भी मौजूद नहीं होगी तो ये भी गलत नहीं होगा। तो जहाँ तक मुझे पता है कि जहाँ जो किस्से मैं जानता हूँ उनके बारे में, तो तिलक राज जुगल किशोर जी लगभग पाँच पीढ़ियों से बॉलीवुड में हैं। और उनके पिताजी पंडित शिवराम जी यहाँ से पहली बार गए थे संगीत जगत में बॉलीवुड की तरफ। पंडित शिवराम जी के गीतों की कलेक्शंस जो तिलक राज जुगल किशोर जी के पास भी नहीं थी, वो कलेक्शंस गिरधारी लाल जी विश्वकर्मा साहब के पास मौजूद थी। और मैं खुद गवाह हूँ कि जुगल किशोर जी जोधपुर आकर उनसे वो कलेक्शंस लेके गए थे और उन्होंने कहा था कि कलेक्शन हमारे पास भी मौजूद नहीं है। और दूसरा किस्सा मुझे याद आता है कि तबला वादक जाकिर हुसैन साहब, वो भी काफ़ी पीढ़ियों से बॉलीवुड में हैं या फिर संगीत जगत में हैं। वो अभी इंडिया से बाहर रहते हैं। जब उनका शो जोधपुर में हुआ था और जब गिरधारी लाल जी ने उनके पिताजी की कलेक्शन सीडी में रिकॉर्ड करके जाकिर हुसैन साहब को दी थी, तो वो भी काफ़ी हैरत में पड़ गए थे कि ये कलेक्शन कहाँ से उनके पास आ गई। और उसके बाद जब वो वापस अपने देश चले गए थे तो वहाँ पे उन्होंने अपने पिताजी की
लगभग शायद 100वीं जयंती पर वो कलेक्शंस उन्होंने प्ले की थी और गिरधारीलाल जी को थैंक्स लेटर लिखा था। तो गिरधारीलाल जी जो है वो खाली एक नाम या पहचान नहीं है या फिर एक शरीर नहीं है, वो अब हमारी शान बन चुके हैं। जोधपुर शहर की अगर वो शान है ये कहा जाए तो वो बात गलत नहीं होगी और हमको गर्व है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं और उम्मीद है कि वो गिरधारीलाल जी विश्वकर्मा ऐसे ही अपना काम और खुशबू ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू। हाँ, तो गिरधारी जी आपके एक मिनट, हाँ बताइए। जोड़ना चाह रहा हूँ हाँ कि ये तो रिकॉर्डेड राजस्थानी म्यूजिक की बात हुई जी, लेकिन यहाँ के लोक कलाकारों को भी मैंने बहुत कलेक्ट किया। उनके कैसेट्स, उस समय कैसेट चलती थी ज़्यादा, तो हमने उनको रिकॉर्डिंग भी बहुत की और बहुत जिसे अपने लंगा मंगेरे थे और कुछ जैसे वाणी या जो बोलते थे ट्रेडिशनल जो तंबूर पे गाते, रिकॉर्ड भी नहीं थे और स्टेज भी नहीं थे, उनके पास स्टेज नहीं होते थे, नहीं कोई, वो तो सिर्फ अपने भजनों में गाते, उससे भी अच्छा गाते थे, अच्छा बहुत अच्छा गाते थे। उनका एक अलग शैली थी, वो एक अलग परंपरा है, लोक परंपरा है। तो उस परंपरा के जो कलाकार थे, बहुत अच्छे जो कलाकार थे, उनको भी आपने बहुत रिकॉर्ड किया मैंने, उनको पर्सनली बहुत रिकॉर्डिंग की। अच्छा, आप पर्सनली जाके उनको रिकॉर्ड करते थे? घर से रिकॉर्डिंग करके लाते। अच्छा, आप खुद करते थे रिकॉर्ड? हमारे एक टीम थी बड़ी, अच्छा, जो लोग बड़े जुड़े हुए थे हमारे साथ। आपका जो आर्काइव्स है उसमें काफी लोगों का अब तक आपने कितने हिंदी, राजस्थानी और अन्य भाषाओं के मिला के कितने आपके पास रिकॉर्ड्स हो गए? रिकॉर्ड्स तो अवेलेबल नहीं, गाने तो मतलब जैसे रिकॉर्ड्स तो सिर्फ जो फिल्मों के या नॉर्मल बने, ओवरऑल जो रिकॉर्ड्स है, मतलब मटेरियल से ही नहीं है, मटेरियल से होगा तो लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा। माय गॉड, क्या बात है। हर भाषा के। अभी आपका विश्व में कौन सा स्थान है जो रिकॉर्ड संग्रहक है? उसमें आपके फर्स्ट नहीं, मतलब फिर भी फर्स्ट 5 भी हैं, कई वो लोग मार्ग छोड़ देते हैं। अपन ज्यादा नहीं, आपका बड़प्पन है, हमने भी नहीं देखा दुनिया में पूरा कहाँ के कितना है, ये आपका बहुत बड़प्पन है। लेकिन फिर भी बहुत कम लोग हैं जो ये काम, ये जरूर कहते हैं, बहुत कम लोग हैं। मेरे ख्याल से पूरे विश्व में 10 के अंदर लोग होंगे, उनमें एक आप भी, क्योंकि ये जिस तरह से रेडियो स्टेशन आपके जो आपको स्रोत बनाते हैं, उससे ये लगता है। अच्छा गिरधारी जी, आपका जो एक हुनर है जिसमें आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए हैं, वो है, वो आप ही बताइए वो क्या हुनर है और वो आपकी शायद रोजी भी हुई है। बिल्कुल। मैं पेशे से पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ। अरे वाह। पेंटिंग मेरा पैशन था, म्यूजिक भी पैशन, दोनों का साथ साथ चलता है। गाना से मैंने म्यूजिक शुरू किया है, वहीं पेंटिंग। अरे वाह, क्या बात है। तो जो पेंटिंग में आपके जो निखार आया और अवार्ड मिले हैं, उसके पीछे संगीत भी है? संगीत का भी आता है। और मैं जब भी अपने स्टूडियो में होता हूँ तो साथ में म्यूजिक चलता है, साथ में मेरा पेंटिंग ब्रश चलता है लगातार। जैसे म्यूजिक चलता है वैसे मेरा आर्ट का ब्रश चलता है। तो अब आपकी रुचि भी तो संगीत की बदली होगी वक्त के अनुसार, जैसे वो जैसे सदाबहार गीत कहे जाते हैं, आई थिंक जो पब्लिक में 1950 60s के एंड तक ज़्यादा सदाबहार है, 70s में फिर इन्हें गिने सदाबहार गीत है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे? मेरा ज़्यादातर झुकाव ज़्यादा पुराना पिक्चर पे ज़्यादा रहा, 50 से पहले। लेकिन जो पब्लिक में आज भी सदाबहार है, जिसमें ताजगी है, वो 50 सदाबहार, वो सब बात के। लेकिन मैं क्योंकि मैं भी इस दिशा में कुछ काम करना चाह रहा हूँ। तो पसंद सबकी अलग अलग है, पर हाँ एक कॉमन जो है पोर्टफोलियो। अगर ये कभी तय नहीं किया कि ये फलाना कलाकार का सुनूं या उस कलाकार का। मैं सब कलाकारों का सुनता हूँ, जिस दिन जो भी सामने आ जाए और आपको अच्छा लगे, उसमें आपका पर डे क्या रहता है संग्रह का? आप रेडियो से, या रेडियो भी चल रहा है, उसके बाद आपके पास कोई सूचना भी आ गई कि फला शहर के अंदर एक रिकॉर्ड उपलब्ध है, तो आप खुद जाते हैं कि नहीं तो मंगवा लेते हैं कहीं मंगवा लेते हैं। कभी जाना पड़े तो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेरे इतने अच्छे सोर्स हैं कि मैं अब वो तो आपने वक्त के साथ इतना काम किया, स्रोत अपने बन गया। तो मेरे इतने अच्छे मित्र हैं, सब सहयोग करने वाले हैं और इतने सबसे अच्छे मदद बन जाए कि वो मुझे कहीं कोई
टेंशन रहती नहीं कि कहाँ से माल आना है, तो कोई टेंशन नहीं, आ जाएगा। गिरधारी जी, आपकी बात का विषय ऐसा है कि जिसकी रुचि हमारे दर्शकों में भी बहुत जग गई होगी, और ऐसा लगता है कि आपने प्यास बढ़ा दी है। मेरी तो प्यास बुझी नहीं, फिर भी क्या करें, हमारे स्टूडियो की घड़ी मुझे बार बार इशारा कर रही है। जो कभी फिर भी घड़ी स्टूडियो की इशारा कर रही है, हमारे एडिटर भी इशारा कर रहे हैं। तो जाते जाते मैं हमारे दर्शकों के लिए आपका एक संदेश चाहूँगा कि जो इसे अब पैशन बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो संग्रह के दृष्टि से हो या पेंटिंग की दृष्टि से। नहीं, मैं ये कहना चाहूँ, कोई भी काम करो उसमें एक लगन, और आपका पैशन है तो आप उसको जरूर कीजिए, अपने पैशन को मारिए नहीं। यदि आपका शौक है, आपको सुनने का शौक है, तो आप उस म्यूजिक को जरूर संग्रह करिए और सुनिए। और मैं तो यही कहूँगा, ज़्यादा रिकॉर्डिंग की तरफ आइए आप, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि आपको बहुत सुकून मिलती है। रिकॉर्ड्स वो जो ग्रामोफोन पे चला के आप सुनोगे, क्या अभी भी जो मजा आएगा आपको सुनने में, वो आपको किसी रेडियो पे सुनने में मजा नहीं आएगा। आप लाइव उसको रिकॉर्ड को चला के आप अपने हाथ से जब सुई डालोगे रिकॉर्ड के ऊपर, उसका एक सुकून और आत्म संतोष जो मिलेगा, वो संतोष क्या बात है। अपने हाथ से सुई डालने वाला संतोष दूसरी जगह नहीं। तो उसके लिए उन्हें क्या संघर्ष करना पड़ेगा? संघर्ष तो क्या, आज तो सारे अवेलेबल है, प्लेयर अवेलेबल है, रिकॉर्ड से अवेलेबल है। अच्छा, उपलब्ध है। चलिए गिरधारी जी, अब हम क्या कहें कि आपने उस विषय को हमसे शेयर किया है जो बहुत विषय भी दुर्लभ है। इस विषय पे मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे राइजिंग सिटी में आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और इस विषय पर इतनी जानकारी परक बातें की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राइजिंग सिटी की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से और पूरे 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।